नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बुधवार को जियो का नेटवर्क बना मुसीबत, मोबाइल नेटवर्क में अचानक आई परेशानी, उपभोक्ता होते रहे दिन भर परेशान। निवश नगर पालिका क्षेत्र में अब गीला कचरा सूखा कचरा अलग न करने पर लोगों पर लगेगी पेनल्टी, स्वास्थ्य अधिकारी ने दी ये जानकारी। मंदसौर में हजारों विद्यार्थी प्रवेश से रहे वंचित और कॉलेज की सीटें हो गई फुल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर ने सौंपा ज्ञापन। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा गया और शैक्षणिक सत्र 2021-22 में महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की सीट वृद्धि करने की मांग की गई। अपने ज्ञापन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन मोहन यादव से मांग की है कि विगत 1.5 वर्ष से कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रही, जिसके कारण प्रदेश के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से हुई। ओपन बुक प्रणाली परीक्षा से सभी विद्यार्थियों के पास होने पर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश सीट भर चुकी है, परंतु अब भी प्रवेश के ऐसे हजारों विद्यार्थी हैं जो महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने से वंचित रह गए हैं। मंदसौर ADM RP वर्मा को दिए ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मध्य प्रदेश सरकार से उक्त विषय में संज्ञान लेकर शीघ्र निराकरण की मांग की। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते सरकार विद्यार्थी हित की ये मांग पूरी नहीं करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मांगे हैं हमारी कि UG और PG में जो अभी एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें अपने मंदसौर ज़िले के 3000 से ज़्यादा, लगभग 3000 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो वंचित रह गए हैं। उनको प्रवेश मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि PG कॉलेज, लॉ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और ज़िले के सारे जो शासकीय कॉलेज है उनमें सारी सीटें फुल है। तो या तो छात्रों का भविष्य खराब होगा इस बार। उसके विषय में आज प्रदेश स्तर पे हमारा विरोध प्रदर्शन था और ज्ञापन था। तो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन हमने दिया है विद्यार्थी परिषद मंदसौर ने। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो ज्ञापन में हमने बताया है कि ज़िले में फिर उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, शासन की रहेगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीट वृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को, क्योंकि जितने भी स्नातकोत्तरी और कॉलेजेस हैं उनमें जितने भी स्टूडेंट हैं आधे लोगों की ही सीट हो पाई है वहाँ पे। तो उस सीट वृद्धि के लिए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द उस समस्या का निराकरण कर पाए। 7 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो रही है। पूरे 9 दिनों तक माता रानी के भक्त मां जगदम्बा की आराधना करेंगे। मंदसौर स्थित नालछा माता के दरबार में नवरात्रि पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार सुबह 6:30 बजे यहां घट स्थापना के साथ नवरात्रि पर्व की शुरुआत होगी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
दिनों तक माता रानी के दरबार में नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। सुबह शाम माता की विशेष आरती की जाएगी। इस आरती में धर्म लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में माता रानी के भक्तगण माता के दरबार में पहुंचेंगे। मंदिर पुजारी गोविंद नागदा ने बताया कि शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं शासन की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में भक्तों के प्रवेश और दर्शन की व्यवस्था रखी गई है। 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की भक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि मंदसौर स्थित माता नालछा का यह दरबार काफी चमत्कारी और प्राचीन है। नवरात्रि के दिनों में माता के भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता के दरबार में कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। प्रातः सुबह 6:30 बजे से घट स्थापना होगी। आज उसको लेकर माता के दरबार में सभी तैयारी, टेंट वगैरह और सफाई वगैरह सारी तैयारी की गई है। सुबह 6:30 बजे प्रातःकाल में घट स्थापना होगी, उसके पास से माता की आरती होगी। मुस्लिम महासभा मंदसौर ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर सीएसपी को ज्ञापन सौंप नीमच के कनेरा घटना की निंदा की, वहीं उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। मुस्लिम महासभा मंदसौर के आह्वान पर 6 अक्टूबर बुधवार को मुस्लिम समाज व मुस्लिम महासभा मंदसौर द्वारा शहर काजी आसिफ उल्लाह खान के नेतृत्व में विगत दिनों नीमच जिले के ग्राम कनेरा में दरगाह बड़े शाह पीर पर घटी घटना व सेवादारों के साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश करने के विरोध में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर भोपाल डीजीपी के नाम एक ज्ञापन शहर पुलिस अधीक्षक परमाल सिंह मेहरा मंदसौर को दिया गया। इस दौरान शहर काजी आसिफ उल्लाह खान, अंजुम सदर शकील अली, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद मोहम्मद हनीफ शेख, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग शहर अध्यक्ष साबिर हुसैन शाह, एडवोकेट अनीस मंसूरी, मुस्लिम महासभा जिलाध्यक्ष आमिर पठान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन व मुस्लिम महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। बेड़ा पीर दरगाह पर कुछ तत्वों ने यानी कि आतंकवादी गतिविधियों व विचारधारा वालों लोगों ने मज़ार को विस्फोटक से उड़ाया गया और वहाँ पर जो रहने वाले हजरात हैं उनके साथ नुकसान पहुँचाया, उनको बंधक बना लिया गया और काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और असामाजिक तत्वों ने हमारे लिए यानी कि देश में जहाँ अब धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए सरकार कड़े इंतज़ाम करें, वहाँ पर सरकारी आदमी की तैनाती करी जाए और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे कमेटी के ज़रिए भी लगें और शासन की मदद के ज़रिए भी इस मंदिर, मस्जिद, जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमें इंतज़ाम करना पड़ेंगे। आने वाले लेटर भी वहाँ मिला है। अब यह लेटर कोई अपना लेटर छोड़ के नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात तो है कि कोई अपना सबूत छोड़ के चला जाए, या तो फिर उसकी जाँच की जाए, लेटर की भी जाँच की जाए और उन लोगों की भी जाँच की जाए कि वहाँ अगर उन लोगों को जिनके साथ नुकसान पहुंचाया उन लोगों से भी तफ्तीश की जाए और कौन ऐसे लोग थे कि जिन्होंने धार्मिक उन्माद मचाया और समाज में बदअमनी फैलाने की। मंदसौर के वरिष्ठ जनों, मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा एक ज्ञापन माननीय श्रीमान डीजीपी महोदय के नाम सीएसपी महोदय मंदसौर को दिया जा रहा है। जो घटना विगत दिनों नीमच जिले के जावद तहसील के ग्राम कनेरा में बेड़ा पीर शाह दरगाह पर घटित हुई आतंकी घटना, उस घटना के विरोध में मुस्लिम समाज पूरा अंचल में इस घटना का विरोध कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। इसी क्रम में आज मंदसौर में भी मुस्लिम समाज और मुस्लिम महासभा की जानिब से ये एहतजाजी प्रोग्राम ज्ञापन का रखा गया है, जिसके माध्यम से हमने मांग की है कि जो आतंकी घटना और दरगाह पर घटित की गई और वहाँ के निवासियों के साथ, वहाँ के मुजावर और खिदमतगारों के साथ जो घटना की गई, उनके साथ जो जान से मारने की कोशिश की गई, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना इसके खिलाफ मुस्लिम समाज चरणबद्ध तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेगा। जिला नीमच कनेरा गांव में एक मज़ार पे पिछले कुछ दिनों में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक नुकसान किया गया है और अभी जो असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसको उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मांग की गई है। और एक हिंदुस्तान जो है हमारा अनेकता में एकता की मिसाल के लिए माना जाता है और इसकी एक खूबसूरती है। इस खूबसूरती को जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारी प्रशासन से मांग है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए। अब मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा यह कंट्रोल रूम में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो नीमच ज़िले में जावद क्षेत्र में जो है कनेरा गांव में बेड़ा
की दरगाह है उसको जो क्षतिग्रस्त किया है असामाजिक लोगों ने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जो ज्ञापन दिया है माननीय डीजीपी महोदय के नाम। मध्य प्रदेश सरकार ने नवरात्रि के दौरान माता के पंडालों में गरबा करने की छूट प्रदान की है। सोसाइटी और कॉलोनियों में बने पंडालों में गरबा हो सकेगा, लेकिन कमर्शियल गरबा नहीं होगा। पंडाल में डीजे, बैंड और ढोल भी बज सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर पहले की तुलना में ज्यादा भक्त एकत्रित हो सकेंगे। वहीं शादी और अंतिम संस्कार में भी 200 से 300 लोग शामिल हो सकेंगे। 15 अक्टूबर के बाद सभी कोचिंग संस्थान 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। नवरात्रि से 2 दिन पहले मंगलवार को सरकार ने नवरात्रि और दशहरे में छूट देने के साथ ही कोचिंग, शादी, अंतिम संस्कार, जिम, स्टेडियम आदि को लेकर भी पहले से लगी पाबंदी हटा दी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि में गणेश उत्सव के दौरान लागू किए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। चल समारोह या विसर्जन जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। पूर्व में निर्धारित 10 लोग ही चल समारोह जुलूस में शामिल हो सकेंगे। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि कमर्शियल गरबा नहीं होगा, सिर्फ कॉलोनी या सोसाइटी में ही गरबा आयोजन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान शहरों में बड़े स्तर पर कमर्शियल गरबे होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। अब पंडालों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजे और ढोल बजाए जा सकेंगे। वहीं रात 10 बजे तक गरबा हो सकेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जा सकेगी। वहीं रावण दहन की बात करें तो सरकार ने दशहरे पर रावण दहन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है। कॉलोनी या सोसाइटी में रावण के पुतलों का दहन हो सकेगा, लेकिन यदि बड़े स्थान पर रावण दहन करना है तो उसके लिए पहले से प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ये तमाम प्रकार की गाइडलाइन जो है सरकार की ओर से जारी की गई है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद ये सभी अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद नवरात्रि और विजयादशमी पर्व के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में लगी कोविड-19 की पाबंदियों में काफ़ी हद तक छूट प्रदान की गई है। सरकार के इस ऐलान के बाद मंदसौर जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों से शासन की गाइडलाइन के अनुसार त्यौहार मनाने की अपील की है। SBCN न्यूज़ भी आप सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि खतरा अभी टला नहीं है। कोविड के साथ इन दिनों डेंगू और वायरल बुखार भी मंडरा रहा है, लिहाजा सुरक्षा व सावधानी के साथ त्यौहार मनाएं। इन दिनों गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों ने आम जन को परेशान कर दिया है। गरीब व्यक्ति को घर पर गैस चूल्हा जलाना मुसीबत भरा हो गया है। एक तो कोरोना काल के चलते लोगों को महंगाई से लेकर बेरोजगारी ने परेशान कर दिया है, वहीं अब दूसरी ओर बढ़ती महंगाई चिंता का विषय बन गई है। गैस सिलेंडर का दाम जो कि पहले 400 से 500 रुपये प्रति सिलेंडर था, वह अब बढ़कर दुगना हो गया है। इन दिनों गैस टंकी के दाम 1000 के करीब पहुंच गए हैं। आमजन ने मीडिया से बातचीत में महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। वहीं गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि पर जमकर गुस्सा जाहिर किया है। 975 रुपये भाव कैसे होगा सर? गरीब आदमी ने ऐसे क्या कमा खाएगा? सब बीमार पड़े हुए देश में 3 बार हालत ख़राब हो गई है। कोरोना चल रहा है, मजदूरी नहीं है, बेघर हो रहे हैं। ये शासन कैसे चलेगा? 450 रुपये और 50 रुपये से केवल खाते में जा रहे थे, वो 50 रुपये भी खाते में नहीं जा रहा है। क्या गरीब आदमी क्या करेगा? क्या कमाएगा, खाएगा, बच्चा बच्चे को क्या कर खिलाएगा? क्या चाहते हैं साहब? का कम चाहिए क्या रेट का? क्या 950 1000 रुपये 25 रुपये तेल गाँव से आते तो वैसे 150 रुपये तेल हो जाता तो 1100 रुपये टंकी पड़ रही है। क्या क्या कार्यक्रम करें? क्या बच्चे खिलाएं? क्या देश के रक्षा करें? क्या करें? इसके कम से कम भाव तो कम कराओ मोदी से बोलकर। शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। कोरोना काल के बाद इस बार भक्तों में उत्साह है। भक्तगण शासन की गाइडलाइन के अनुसार उत्साह के साथ माता की आराधना कर रहे हैं। मंदसौर शहर के बाजार में मां जगदम्बा की आकर्षक और नयनाभिराम प्रतिमाएं सजकर बिक्री हेतु पहुंची है और भक्तगण धूमधाम से नाचते गाते हुए माता को अपने घरों और पंडालों की ओर ले जा रहे हैं। नवरात्रि के एक दिन पूर्व से बाजार में माता प्रतिमाओं की बिक्री शुरू हो गई है। भक्तगण गुरुवार को घट स्थापना कर माता प्रतिमा को विराजित कर 9 दिन मां की आराधना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे रूप में नवरात्रि पर्व और गरबा आयोजन को करने की अनुमति इस बार दी है। कोरोना गाइडलाइन में कुछ हद तक शिथिलता मिलने के बाद भक्तों में काफ़ी उत्साह है और इस बार कोविड संकट के बाद भक्तगण श्रद्धा और उत्साह के साथ माता रानी की भक्ति कर सकेंगे। चल समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। भक्तों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है। इधर मूर्ति कलाकारों ने भी कहा कि कोविड-19 संकट के बाद इस बार प्रतिमाओं की बिक्री अच्छी हो रही है। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने माता रानी की प्रतिमाएं बनाकर तैयार की है, जिनकी बिक्री जमकर हो रही है। इधर मंदसौर जिला प्रशासन ने भी माता रानी के भक्तों से शांति सौहार्द के साथ शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए नवरात्रि का त्यौहार मनाने की अपील की है।
राजा चलते बाजा जी, ये सभी मूर्तियाँ बनाई जाती है अपने द्वारा और 1 महीने पहले से तैयारी चलती है इसकी, जिसमें अपन पहले मूर्ति बनाते हैं और उसके बाद में इसका कलर का काम किया जाता है अपने कारीगरों द्वारा, और फिर ये मार्केट में मूर्तियाँ लाई जाती है और नवरात्रि के पंडालों में बिठाते हैं। मूर्ति को बनाने में एक मूर्ति में कम से कम 2 घंटे का हमको समय लगता है और उसके बाद में इसको सुखाई जाती है, 4-5 दिन सूखने के लगते हैं और सूखने के बाद फिर इस पर कलर का काम किया जाता है और उसके बाद डेकोरेशन करके इसको बेचने के लिए लाया जाता है। आज मध्य प्रदेश को लेकर जिला मंदसौर पशुपति नगरी में बहुत टाइम कोरोना वायरस को देखते हुए कि इस बार परमिशन मिली है कलेक्टर द्वारा। आज हर ग्रामीण क्षेत्र में गाँव वासियों की तरफ से खुशियों की लहर है। नवरात्रि माता रानी के दिन है और माता रानी को लेकर हम सब लोग आए, माता रानी को लेकर और गरबा मंडल को लेकर नवरात्रि मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे इस बार। बुधवार को मंदसौर जिले में जियो के उपभोक्ता दिन भर खासे परेशान होते रहे। कारण था मोबाइल से गायब हुआ नेटवर्क। जियो के मोबाइल सिम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का मोबाइल नेटवर्क मंगलवार रात करीब 10 बजे से अचानक परेशान करने लगा। पहले बात करते हुए फोन डिस्कनेक्ट होने लगे। बुधवार सुबह परेशानी और बढ़ गई और जियो के मोबाइल पर अन्य नेटवर्क से किए जा रहे कॉल कनेक्ट नहीं हो रहे थे। जबकि जियो उपभोक्ताओं के फ़ोन अन्य मोबाइल नेटवर्क पर लग तो रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड में ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होते जा रहे थे। मोबाइल नेटवर्क में अचानक आई परेशानी से जिले ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सर्कल के करोड़ों उपभोक्ता प्रभावित हुए। बुधवार सुबह से जियो के मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क ठप होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उपभोक्ता फ़ोन लगाकर मोबाइल नेटवर्क की जांच करते रहे। खास बात यह है कि इस दौरान मोबाइल के डिस्प्ले पर नेटवर्क का चिन्ह नज़र आ रहा था, लेकिन जब कॉल कनेक्ट करने की कोशिश की जाती तो परेशानी आती। बुधवार शाम तक मोबाइल नेटवर्क की यही परेशानी बरकरार रही। इस पर जियो के मध्य प्रदेश दफ्तर से मोबाइल नेटवर्क में आ रही समस्या की पोस्ट की गई। इससे पहले सोमवार को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की सेवाएं कई घंटों तक जाम रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब दुनिया भर में तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स को परेशानी हुई थी। जियो नेटवर्क की परेशानी बुधवार शाम तक बनी रही थी। शाम के बाद नेटवर्क सुचारू रूप से जारी हुआ तो भी कई यूजर्स परेशान होते नजर आए। एसबीसीएन टाइम्स ने परेशान जियो यूजर्स से इस दौरान बात भी की। पिछले 10 सालों से जियो का मोबाइल चला रहा हूँ मैं और इतना अच्छा नेटवर्क था इसलिए मैंने इसको लिया था, लेकिन आज सुबह से इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ना मैं अपना व्हाट्सएप चला पा रहा हूँ, ना अपने बिजनेस में काम कर पा रहा हूँ और ना ही किसी को कॉल कर पा रहा हूँ और ना किसी के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। दिन भर से 150 कॉल आते हैं, 100 कॉल आते हैं। आज सुबह परेशान हो रहा हूँ। इनको फ़ोन लगाता हूँ तो यही बोलते हैं कि बॉस अभी चालू हो जाएगा, 1 घंटे में चालू हो जाएगा, 2 घंटे में चालू हो जाएगा। और अभी मेरे पास कुल मिला के 12 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जियो फ़ोन चालू नहीं हुआ है, नेटवर्क तक नहीं आ रहा है इसका। बोला है कोई अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं इनके लिए। बहुत परेशान हो रहा हूँ, इसलिए वहाँ से उठ के भी आया हूँ वापस। अभी जवाब नहीं मिल रहा, बोले 1 घंटे में वो चालू हो जाएगा। सुबह से ये सुन रहा हूँ। बिजनेस भी है न, मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है, तो मेरे को मोबाइल के बिना मेरा काम होता नहीं है, नेटवर्क के बिना मेरा काम होता नहीं है। सुबह से मोबाइल बंद पड़ा है तो मेरे को बहुत दिक्कत आ रही। कंपनी से मेरे दूसरे मोबाइल पर फ़ोन आ रहे हैं, सर्विस और नाराज़ हो रहे हैं, बोले कि आप ऐसे करोगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा। इस कारण मैं यहाँ सिम के बारे में शिकायत करने आया हूँ यहाँ पे। मेरा नाम सुनील पवार है। कितनी बजे से बंद है? ये सुबह करीबन 11 बजे से 11 साढ़े 11 बजे से बंद है। कितनी कुछ परेशानी आ रही है आपका नेटवर्क? परेशानी तो बहुत कुछ आ रही है। अब क्या पता, मेरे को पता नहीं कितने फ़ोन आए होंगे। मेरे पास तो ओनली एक ही सिम है और मैंने जियो में पोर्ट करवा के लगता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली मैंने। काफ़ी टाइम से जियो का नेटवर्क अच्छा था तो मैंने चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना पड़ा क्या करें आगे। आप ऑफिस में आए, क्या कुछ शिकायत लेके आए? सुबह से बंद पड़ा हुआ है, कंपनी से फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि क्या दिक्कत है, आपका मोबाइल बंद आ रहा है, क्या परेशानी है, आपको प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब उनको क्या बताया कि हमारा तो सिम में ही प्रॉब्लम है। बहुत तकलीफ आ रही, किसी को कॉल लग नहीं रहे हैं, सिर्फ बस बिना इंटरनेट भी नहीं है तो अब जियो का कॉल लगाए कैसे किसी को। बस ये व्हाट्सअप कॉल लगाने पड़ रहे, सुबह से नेटवर्क बंद है, बहुत परेशानी आ रही है। तो यही चाह रहे बस जल्दी से जल्दी हमारा नेटवर्क सही हो जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया बंद हो गया और आज सिम बंद हो गई। अब देखते हैं क्या लगे। बोल रहे कि बंद करके चालू करो, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी। तो देखते हैं अभी। क्या बताया गया? इन्होंने बोला कि एक बार आप सिम बंद करके चालू कर लो तो एक बार हो जाएगी, पर वो नहीं हो रही अभी।
अभी भी आ रही है, तो हम बस सारे जल्दी जल्दी हमारा नेट चालू हो जाए। काम सारे पेंडिंग पड़े, हम क्लास नहीं कर पा रहे, हमारा पढ़ाई नहीं हो पा रही, कुछ कर नहीं पा रहे, बस बहुत प्रॉब्लम आ रही है अभी। सुबह कितने बजे से नेटवर्क बंद है? सुबह 8 बजे से नेटवर्क बंद है। काफ़ी परेशानी वगैरह? काफ़ी बहुत दिक्कत में परेशानी आ रही है बहुत। मल्हारगढ़ में रतलाम उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर रेल रोको समिति के आह्वान पर मंगलवार को मल्हारगढ़ नगर पूरी तरह से बंद रहा। दुकानदारों सहित सभी वर्गों ने समर्थन देकर ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को बुलंद किया। कृषि उपज मंडी में भी व्यापारियों ने नीलामी नहीं की, फल सब्जी विक्रेताओं ने ठेले भी नहीं चलाए और चौराहों व गलियों में सन्नाटा छाया रहा। सभी लोगों ने कहा कि नगर हित के लिए हम परेशानी देखने को तैयार हैं। रेलवे स्टेशन को बचाना है तो रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए लड़ाई लड़नी होगी। जब तक स्टॉपेज नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगी। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में आरपीएफ व नगर में चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम रोशनी पाटीदार, एसडीओपी टीसी पवार, टीआई नरेंद्र कुमार यादव ने नगर में भ्रमण किया। दिन भर नगर बंद रखने के बाद रेल रोको समिति के सदस्यों व अन्य लोगों ने शाम 4 बजे बस स्टैंड से रैली निकालकर नारेबाजी की और तहसील में एसडीएम पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं एक ज्ञापन रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी कर स्टेशन अधीक्षक को सौंपा गया। इसमें कहा गया कि रतलाम उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का मल्हारगढ़ में स्टॉपेज था, लेकिन 2 अक्टूबर से रतलाम उदयपुर एक्सप्रेस के शुरू होने के बाद स्टॉपेज नहीं रखा गया। विधानसभा क्षेत्र व तहसील मुख्यालय है, मल्हारगढ़ से सीधा रिश्ता है। जब केंद्र सरकार सुविधा मुहैया कराने की बात करती है तो सुविधाएं छीनी क्यों जा रही है। ज्ञापन के दौरान रेल रोको समिति के पदाधिकारी व नगर के गणमान्य जन मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी हो, रतलाम उदयपुर का स्टॉपेज यथावत रहे, रतलाम उदयपुर का स्टॉपेज यथावत रहे, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। मल्हारगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में उदयपुर रतलाम गाड़ी क्रमांक 9327 एवं 9328 का कोरोना काल से पूर्व स्टॉपेज था, मगर 2 अक्टूबर 2021 से पुनः उक्त ट्रेन का शुभारंभ हुआ। उसमें मल्हारगढ़ स्टॉपेज हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो ये अंगड़ाई रेल रोको संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल रोको संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। कोरोना काल से पूर्व रतलाम उदयपुर ट्रेन यहाँ स्टॉपेज था, मगर 2 अक्टूबर से पुनः प्रारंभ हुई तो यहाँ मल्हारगढ़ से उसका स्टॉपेज समाप्त कर दिया गया। इसी तरह जयपुर भोपाल एवं मंदसौर कोटा के भी हमने स्टॉपेज की मांग करी है और इसी मांग को लेकर नगर रेल रोको संघर्ष समिति का 3 अक्टूबर को गठन किया गया और उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि 5 तारीख को पूर्णतः नगर बंद रखा जाएगा। इस संबंध में हमने क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, चित्तौड़ के सांसद श्री सीपी जोशी जी, क्षेत्र के विधायक जगदीश जी देवड़ा एवं रतलाम के डीआरएम श्री गुप्ता जी से भी चर्चा करी, लेकिन वो अभी तक यहाँ स्टॉपेज कायम नहीं हुआ है। इसलिए आज हमने शांतिपूर्वक नगर बंद का आह्वान किया, जो पूर्णतः सफल रहा। यहाँ हम ये जो आंदोलन है बिना राजनीतिक आंदोलन है, पूरा नगरवासियों की मांग को लेकर आंदोलन है। हम आज एसडीएम कार्यालय में भी ज्ञापन देंगे और रेलवे स्टेशन जाकर भी ज्ञापन देंगे। आज इस बंद के आह्वान को जो सफल बनाया, मैं समस्त नगरवासियों का, रेल रोको समिति के सभी सदस्य सहित आम नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ। मंगलवार को मंदसौर जिले के संजीत गांव में संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। सुंदरकांड का वाचन राष्ट्रीय संत पंडित मिथिलेश नागर के मुखारविंद से हुआ। ग्राम के श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में आयोजित विशाल सुंदरकांड के इस आयोजन में बड़ी संख्या में संजीत सहित आसपास गांव के धर्मप्रेमी लोग सुंदरकांड का श्रवण करने पहुंचे और उत्साह के साथ श्रद्धालु भक्तजनों ने बजरंगबली की आराधना की। रात 8 बजे बाद शुरू हो गए सुंदरकांड का समापन रात करीब 12 बजे हुआ। समापन के बाद महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। संत श्री पंडित मिथिलेश नागर ने पूरे उत्साह और आनंद के साथ सुंदरकांड का वाचन किया। सुंदरकांड पाठ का आयोजन संजीत के समस्त हिंदू समाज जनों द्वारा आयोजित किया गया।
हमारे हर कीर्तन में हमारे हर कीर्तन में बाबा कीर्तन में हो बाबा कीर्तन में बाबा कीर्तन में हमारे हर आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। बुधवार शाम को नीमच के ग्वालटोली स्थित मंचापूर्ण बालाजी मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे। सुंदरकांड के पाठ का आयोजन श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया। इसके पूर्व विधि विधान से पितृ शांति हेतु पूजन और प्रार्थना भी की गई। इस अवसर पर पंडित मनीष जोशी ने बताया कि नवरात्रि के पावन अवसर पर भी कई अनुष्ठान व पाठ किए जाएंगे। जय श्री राम। हमारे मारुति नंदन बालाजी मंदिर ग्वालटोली, हमारे पूज्य श्री गुरुजी महाराज और हमारे विनोद जी भाई साहब सुंदरकांड के माने जाने प्रसिद्ध गायककार हैं और बालाजी का सुंदरकांड विश्व शांति निवारण के लिए आज के दिन रखा गया है और श्रद्धा और भाव सभी भक्त लोग यहाँ बैठे और सभी पे बालाजी की असीम कृपा बनी रहे। और क्या क्या कार्यक्रम? कई आयोजन रहते हैं हिंदू धर्म के अंदर। कल से सोमवती अम्मा सर्वपित्र अम्माओं से, पितृदोष की अम्माओं से, जो भी अपने अकाल मृत्यु में विश्व शांति के निवारण के लिए अकाल मृत्यु में जो भी जिनकी अकाल घटना हुई है उसकी शांति निवारण हेतु जो भी यहाँ पर धार्मिक आयोजन किया जा रहा है वो सब श्रद्धा और भाव से करा जा रहा है। आपके द्वारा भी कोई कार्यक्रम नवरात्रि के द्वारा विश्व शांति के लिए किया जा रहा है? क्या सब चंडी अनुष्ठान है, एकम नवरात्रि से मेरा और विश्व शांति निवारण के लिए है और माँ भगवती का नवरात्रि में सबकी कृपा बने। उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या आप करेंगे उसमें? कई प्रकार के आयोजन रहते हैं उसमें। माँ दुर्गा की चंडी पाठ होता है, सब चंडी पाठ होता है। वैदिक पद्धति द्वारा ब्राह्मण अनुसार कर्मकांड किया जाता है, जिससे माँ भगवती की इस वर्ष में आने वाला वर्ष मंगलमय बीते, धन दान से संपन्न रहे सभी, इस कामना के लिए अनुष्ठान रखा जाएगा। नीमच नगर पालिका में आज सफाई कर्मी नगर पालिका के कचरा संग्रहण करने वाले वाहन चालकों व उससे जुड़े कार्य के संबंधित कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने उन्हें गीला कचरा सूखा कचरा ऑन स्पॉट ही अलग करने के संबंध में समझाइश दी। साथ ही उन्होंने प्रत्येक घर वालों को ये समझाइश देने के लिए कहा कि वे अपने घर से ही कचरे को अलग अलग डस्टबिन में लेकर आएं। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि हिदायत भी दी है कि वो गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आगामी दिनों में उन पर पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती दौर में सभी को 1 माह तक इस संबंध में समझाइश दी जाएगी ताकि वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आगे पेनल्टी लगाई जाएगी। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विश्वास शर्मा ने सभी शहरवासियों से सहयोग करने की अपील की है। स्वच्छ भारत अभियान 2 के अंतर्गत गीला और सूखा कचरा ऑन साइड सेग्रीगेशन करने के लिए रेक पिकर से उन रेक पिकर सबको बुलाया है कि अब जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं जो गाड़ी पे बैठे और गाड़ी पे ही उसका ऑन साइड सेग्रीगेशन का काम करें। इसलिए आज इनकी मीटिंग ली और इनसे बात की गई कि जितने भी पुरुष लोग हैं रेक पिकर से वो गाड़ी के साथ काम करें और जितनी महिलाएं हैं वो टेंची ग्राउंड पर बैठकर अपना जो कचरा आता है उसमें से सेग्रीगेशन करें। इसी चर्चा के लिए इनको बुलाया है और इसी में इनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि क्या ऑन साइड सेग्रीगेशन हो जाएगा। और हमारा ये प्लान है कि हर घर वालों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग देना पड़ेगा और अगर वो नहीं देते तो फिर हम उनके ऊपर पेनल्टी की कार्रवाई करेंगे। 1 महीना तुमको समझाइश देंगे कि वो गीला सूखा कचरा अलग लगा के दे। अक्टूबर माह के बाद यदि कोई हाउस होल्ड से एक ही डस्टबिन में सभी प्रकार का कचरा आता है, गीला है,
सूखा कचरा है, यार्ड वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट है, तो फिर हम उनके ऊपर 200 रुपये की पेनल्टी फाइन करेंगे। तो इसलिए उनको एक महीने समझाने की कार्रवाई के लिए पिक पिकर्स को लगा रहे हैं, ताकि वो उनको बता सकते हैं कि कल से गीला अलग लाना, सूखा कचरा अलग लाना, यार्ड वेस्ट अलग लाना और सैनिटरी वेस्ट अलग लाना। गाड़ी के ऊपर 4 प्रकार के डस्टबिन लगे हुए हैं, उन्हीं डस्टबिनों में उपयोग करें और उन्हीं में डालें। नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आज नीमच नगर पालिका में नगरवासियों की जनसुनवाई आयोजित की। इसमें नीमच शहर के विभिन्न इलाकों से लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें लेकर पहुंचे, जिन्हें कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने सुना और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल कलेक्टर ने कल ये निर्णय लिया था कि अब वो नगर पालिका में प्रतिदिन 12 से 1 बजे तक बैठकर लोगों की समस्या सुनेंगे और जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जनसुनवाई केवल अवकाश के दिन नहीं होगी, शेष सभी दिन होगी। कलेक्टर की इस पहल को लेकर शहरवासी भी काफ़ी उत्साहित नजर आए और अपनी शिकायतें लेकर पहले ही दिन नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां शिकायतकर्ताओं ने आवास, शासकीय योजनाओं का लाभ न मिलने, क्षेत्र में आ रही गड्ढों की समस्याओं, पेयजल समस्याओं और गंदगी से जुड़े विषयों को कलेक्टर मयंक अग्रवाल के सामने रखा और उनका समाधान करने की मांग की। कलेक्टर ने भी उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। नहीं, देखिए अभी तो ये चालू इसीलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी सारे शहरवासी रहते हैं, बारिश के चक्कर में थोड़ा सा साफ़ सफाई और इससे भी रिलेटेड रोड गड्ढों, इससे भी रिलेटेड समस्याएं रहती थी। जो मेरे सामने प्रकरण आए हैं, कुछ काफ़ी सारे कुछ आवास से रिलेटेड आए हैं, क्योंकि काफ़ी सबका तो आवास स्वीकृत है नहीं, मगर जिन लोगों का स्वीकृत हो सकता है हम लोग उनको क्लियरली सूचित कर दें कि उनको मिल जाएगा, और जो लोग अपात्र हैं उनको भी हम लोग सूचित कर दें कि अपात्र हैं तो इसीलिए नहीं हो पाएगा। तो भ्रम की स्थिति ना रहे, इसीलिए स्पष्ट कर देना ज़्यादा अच्छा है पात्र अपात्रता के बारे में। और जनसुनवाई का तो ये है कि क्योंकि शहर में काफ़ी सारी समस्याएं, शहर के कंजेस्टेड शहर है तो समस्याएं रहती हैं और लगातार काम है, लगातार का काम है, ऐसा कोई एक दिन का काम नहीं है कि मतलब मान लीजिए आज रोज का गड्ढा भी भरा जा रहा है तो कहीं और कुछ दिक्कत आएगी, कुछ और सफाई की दिक्कत आएगी या कुछ और दिक्कत आएगी। तो डे टू डे वाला फंक्शनिंग होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जो अगर कुछ मामले नहीं नज़र में आए हैं या उसमें स्पेशल फोकस करना है तो इस महीने में उसको तेज़ी से उसको प्रोग्रेस में कर लिया जाए। तो बस इसीलिए आया। सर, पेंशन के मामले भी काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाँ, पेंशन पार्षद द्वारा एक आरोप भी लगाया गया है कि अवैध अतिक्रमण भी हो रहा है, नगर पालिका से फाइलें गायब हो रही है, इसको लेकर के क्या कुछ फाइल एक तो पेंशन वाली पहली बात है, तो पेंशन प्रकरणों के लिए बारे में इनको 1 सप्ताह का समय ज़रूर दिया है कि जितने पेंडेंसी है उसको अगले मंगलवार तक उसको निपटारा करने का है, और अगर नहीं होती तो फिर अपना जैसे विभागीय तरीके से कार्रवाई करके काम कराते हैं वो ऐसा कराएंगे। दूसरा फाइल गायब होने का है, और जो अभी लास्ट में जो पार्षद जी आए थे उनका जो पूर्व पार्षद थे उनका कहना था, तो वो जो भी मसले हैं, कुछ फाइलें मिल गई हैं, ढूंढवा भी रहे हैं, अगर नहीं मिलेगी तो उसमें कार्रवाई भी, डांडिक कार्रवाइयाँ भी करेंगे। सर, किस तरह से प्रतिशत आप यहाँ लेंगे और किस तरह से लोगों को सुनेंगे उस नहीं, वैसे भी मैं समस्या तो वहाँ पर भी अपने कार्यालय में भी सुनता था, सभी लोग जब भी लोग आते थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा था, बट ये है कि थोड़ा सा स्पेसिफिकली क्योंकि नगर पालिका का पूरा स्टाफ रहता है तो तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। यहाँ पे करने का और कोई विशेष वो नहीं है, वहाँ पे केवल मैं मार्क करता हूँ चीज़ों को, फिर आता है घूम के। इधर ये है कि आदमी अगर आ रहा है तो नगर पालिका का स्टाफ है तो वो उसको वहीं पर उसकी वस्तुस्थिति बता देता है। ऐसा नहीं है कोई शिकायत करता है तो हर चीज़ स्थिति स्पष्ट रहती है, वो भी कई बार गलत शिकायत रहती है तो वो भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो चीज़ें घूमे ना और स्ट्रीमलाइन हो जाए तो फिर मुझे उसमें यहाँ पे कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है बैठने की। मेरा यह है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटारा करना है। मंगलवार शाम 6 बजे नीमच के भारत माता चौराहे पर जिले के 80 कर्मवीरों का सम्मान किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र व शील्ड भेंट की गई। विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों की सेवा करने वाले, कला को ऊंचाई पर ले जाने वाले ऐसे तमाम कर्म योद्धाओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नीमच सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी का सम्मान किया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। साथ ही सभी कलाकारों, प्रस्तुति देने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इसके पूर्व भारत माता की आरती अतिथियों द्वारा की गई। चलो हम गांधी जी के बारे में लोगों को बताएं जो ये भूल गए हैं। रघुपति राघव राजा राम।
बुधवार दोपहर को यादव युवा संगठन के कार्यकर्ता नीमच एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने समाज के पत्रकार साथियों अरुण यादव के साथ कुछ अन्य पत्रकारों द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि 30 सितंबर को अरुण यादव के साथ रंजिश के चलते कुछ अन्य पत्रकारों ने मारपीट की। यादव युवा संगठन की मांग है कि जिन लोगों ने मारपीट की और उन्हें झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान यादव युवा संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन एसपी सूरज कुमार वर्मा ने लिया। दैनिक संध्या जय मौला पत्रकार अखबार पर काम करने वाले पत्रकार हमारे साथी अरुण यादव के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस संबंध में हमने आज आवेदन दिया है और एसपी महोदय से मांग की है कि उसमें शीघ्र कार्रवाई की जाए और आरोपियों को पकड़ा जाए। घटना कब की है और किस बात को लेकर के मारपीट की गई है? कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? 30 जुलाई की घटना है। 30 सितंबर है क्या? 30 सितंबर की घटना है और इसमें 4 पत्रकार साथी हैं, उन्होंने घटना की है, इसीलिए हमने ज्ञापन दिया। किस बात को लेकर के मारपीट की है? किसी खबर को लेकर उन लोगों ने साथ मारपीट की है और हनी ट्रैप मामला इनके साथ करने की कोशिश की गई है। इनके ऊपर गलत कार्रवाई ना हो और आरोपियों को पुलिस जल्दी पकड़े, इसीलिए हमने ज्ञापन दिया है। आपने ज्ञापन में ये चीज़ भी बताई है कि उन लोगों के ऊपर आपराधिक प्रकरण पहले के दर्ज हैं। क्या प्रमाण पेश किया अभी आपने? जिन्होंने हमारे साथी अरुण यादव के साथ मारपीट की है, उन लोगों पर कई पूर्व में प्रकरण दर्ज है। उन सभी प्रकरणों की कॉपी हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दी है और उन्हें बताया है कि किस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो शहर में पत्रकारिता के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इस मामले में शीघ्र कार्रवाई हो और अरुण यादव को तुरंत न्याय मिले। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।